So children, in the previous lecture, we studied the features of pre-liberalization phase. Yes. That is 48 और 56 का जो IPR था, Industrial Policy Resolution, उसमें क्या problems थी? And I told you certain corrections जो आपकी बुक में नहीं है. It is nothing like FERA anymore now. Now it is FEMA, Foreign Exchange Management Act. चलिए. So post liberalization phase में क्या हुआ? Earlier the policies were LPQ. Now it got converted into children LPG. तो earlier L stood for licensing. Now it is liberalization. थोड़ा सा और decontrol करो सेक्टर को. P stood for prohibition. Now for privatization. जो सिक यूनिट्स जो हैं जो प्रॉफिट नहीं दे पा रही गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट डिसाइडेड कि इनको प्राइवेटाइज कर दें, कम से कम काम करने लग जाएंगे, हमारे ऊपर से बहुत ज्यादा जो बर्डन है दैट वुड गेट रिड्यूस्ड. एंड क्यू स्टूड फॉर कोटा. नाउ इट इज ग्लोबलाइजेशन. बट ग्लोबलाइजेशन में हमारे देश में एक प्रॉब्लम आ गया. हमने ये तो सोच लिया कि जो इंपोर्ट करते हैं उसे इंपोर्ट ना करें, खुद बनाएं. बट चाइना ऑन द अदर हैंड थॉट व्हाट, कि जो दूसरी कंट्रीज की डिमांड है उनको भी हम ही पूरा करेंगे एक्सपोर्ट करके. अभी मैंने एक रिसेंट सीबीएसई 12th के आईईडी सिलेबस में चैप्टर खत्म किया चिल्ड्रन. दैट इज एक शॉर्ट वीडियो था, 1 घंटे 13 मिनट का. मतलब शॉर्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में हो गया. और आपका भी वो लास्ट चैप्टर है 11th में, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान. टोटल चैप्टर डेटा बेस्ड है, स्टोरी टेलिंग चैप्टर है पूरा. तो उसका वीडियो मैं शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में, उसको देखिएगा जरूर. गॉट इट क्लियर? तो आपको फर्क महसूस होगा वाई चाइना ग्रोथ वॉज ह्यूज और हम शायद ही कभी चाइना को कंपीट कर पाए. सो लेट्स स्टार्ट विद लिबरलाइजेशन. तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? अ पॉलिसी विच वॉज कैरेक्टराइज्ड एज मेकिंग इंडिया फ्री फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ कंट्रोल्स. कैसे कंट्रोल्स थे? इट वॉज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. एवरीथिंग कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली आफ्टर टेकिंग अ लाइसेंस. अब ऐसा नहीं है. इवन मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल बेचने के लिए भी लाइसेंस चाहिए होता था. आटा दाल चावल बेचने के लिए भी लाइसेंस चाहिए होता था. बट एज ऑफ नाउ देयर इज नथिंग एनी मोर. प्राइस कंट्रोल, एक पर्टिकुलर प्राइस से ऊपर आप सामान को बेच ही नहीं सकते थे. सो विल द बिजनेसमैन बी एवर हैविंग हाई प्रॉफिट चिल्ड्रन? नो. तो प्राइस कंट्रोल है, हाई प्रॉफिट जब होगा नहीं, क्या बिजनेसमैन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा. फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, मैक्सिमम इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी वाज टाइड अप, कि इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम कर ही नहीं सकते, विच अल्टीमेटली लेड टू इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शंस. तो 91 में भी उतने ज्यादा लिबरलाइज नहीं हुए जितना इधर चिल्ड्रन 2010 या 2005-6 के बाद से लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ. और रियल ग्रोथ स्टोरी जो इंडिया की थी ये 2004-5 के बाद ही लिखी गई, व्हेन कंट्रीज लाइक यूएस एंड यूके वर इनटू सो कॉल्ड रैम्पेंट अमाउंट ऑफ, आप बोल सकते हैं, रिसेशन. यूएस रिसेशन आपने सुना होगा 2003-4 में जो स्टार्ट हुआ था. 1990 नहीं, 1929-39 तो ग्रेट डिप्रेशन था. 2004-5 में भी रिसेशन फिर से स्टार्ट हुआ, जब गवर्नमेंट्स में यूएस में इतना लोन बांट दिया, उन लोगों को लोन दे दिया जिनकी कोई रीपेइंग कैपेसिटी थी ही नहीं. बैंक, बड़े बड़े बैंक चिल्ड्रन, जिनका शेयर 10-10, 15-15 डॉलर का था, वो 25-30 सेंट में बिक गया पूरा का पूरा. तो तब लगा कि भाई इंडिया एंड चाइना आर द गुड डेस्टिनेशंस फॉर इन्वेस्टमेंट. हमारे यहाँ ग्रोथ बहुत थी. क्यों? बिकॉज हमारे यहाँ जो बायर बेस है चिल्ड्रन वो बहुत बड़ा है. बायर बेस इज लार्जेस्ट. और प्लस यहाँ के लोग लालची भी हैं. पड़ोस वाली आंटी ने फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीद ली. हमारे यहाँ तो थी तो, बट 10 साल पुरानी हो चुकी थी, चल रही है, कपड़ा साफ कर रही थी. बट अब पड़ोस वाली आंटी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें गर्म पानी भी आता है, हमारी वाली वॉशिंग मशीन में नहीं आता. तो हमने एक्सचेंज ऑफर में 1500 में पुरानी बेच के 30,000 की नई खरीद ली. अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग? समझ में गया? तो इंडिया जैसी इकोनॉमी तो कहीं आपको मिलेगी ही नहीं. फोन ठीक ठाक चल रहा है, हाँ, दिखावा, इमिटेशन, हाँ, जुगाड़ू टाइप के भी होते हैं. और देखा देखी इफेक्ट. भाई आईफोन 15 आ गया, 14 तो बढ़िया चल ही रहा, नहीं कोई बात नहीं, 15 चाहिए, स्टेटस सिंबल है हर चीज यहाँ पे. सो दिस अल्टीमेटली लेड टू करप्शन. मैंने अपने काफी लेक्चर्स में बात बोली हुई है. 1940 से 1991 के सारे घोटाले टोटल कर लीजिए बच्चों, सब मिला के 500 करोड़ नहीं पहुंच पाएंगे. 1991 से लेकर लगभग 2011-12 तक तो रैंपेंट घोटाले हुए देश में. कोई भी सिंगल घोटाला 5,000 करोड़ से कम का नहीं होगा. ये सारी बातें मैंने उस वीडियो में बताई हैं, देखिएगा जरूर, क्योंकि आपका तो लास्ट चैप्टर है, बट जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे चिल्ड्रन, ऑल आउट कितने की आती है सबको पता है?
नॉट मोर देन 100-125 शायद। 1000-1200 रुपए उसका किराया दिया गया था। गमला कितने का आता होगा? बड़े से बड़ा 200-300 रुपए का। पौधा महंगे से महंगा 200-300 रुपए का। 2,500-3,000 रुपए गमले का किराया दिया गया था। किराया मतलब वो, हाँ, सिंगल गमले का किराया पे लिए गए थे गमले, दिल्ली की रोड सजाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को। कॉन्ट्रैक्टर कौन थे? कलमाड़ी जी के भाई साहब, सुरेश कलमाड़ी का नाम सुना होगा आपने। उसके बाद 2G घोटाला, 3G घोटाला। अंडरस्टैंडिंग कैसे होते हैं घोटाले? भाई गवर्नमेंट ने लाइसेंस फीस फिक्स कर दी 3G की या 2G की, मान लीजिए 20,000 करोड़। ठीक है, नेताजी के पास बड़े बड़े इंडस्ट्रीज पहुंच गए, भाई 20,000 करोड़ बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम करवाइए। अच्छा कितना कम? 15,000 करोड़। तुम एक काम करो, 5,000 करोड़ मेरे को दे दो, और जब बोली लगाने आओगे, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, जो भी, 10,000 करोड़ से ऊपर की बोली लगाना ही मत। हम गवर्नमेंट को बोलेंगे जाके, भाई इससे ऊपर कोई लाइसेंस खरीदने को तैयार नहीं है, तुमको 10 मिल जाएगा, 5 हमको दे देना। तो इस तरह के घोटाले हमारे देश में करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड नेता ये थोड़ा सुधर जाए अगर, तो देश सुधर जाएगा, मेन करप्शन हट जाए। तो खैर बीजेपी के राज में उतना ज्यादा करप्शन नहीं है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? माइंड द वर्ड्स, उतना ज्यादा करप्शन नहीं है, थोड़ा बहुत लोकल लेवल पे चलता रहता है। सो लिबरलाइजेशन से कंट्री में जो डैम्पन हो गई थी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट चिल्ड्रन, वो उभर के बाहर आई, और ऑब्जेक्टिव था कि बाजार को आगे बढ़ाएं। अभी अगर आप कंपेयर करें चिल्ड्रन, स्टॉक मार्केट का ग्रोथ लगभग 12 से 15% होता है। बैंक जो पर्सनल लोन भी देता है वो भी 16% से कम पे नहीं देता है। सिर्फ हाउस लोन चीपेस्ट है अराउंड 8%। तो बैंक आपके पैसे को जिसको लेंड करता है उससे तो 16% कमाता है, बट आप जैसे इन्वेस्टर को मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट दे रहा है? 7.25। क्यों ऐसा है? गवर्नमेंट चाहे तो बैंक को बोल सकती है भाई आप कम से कम 9.5% एफडी पे इंटरेस्ट दीजिए, बट अगर गवर्नमेंट ने ऐसा बोल दिया ना बच्चों, तो बैंक वाले तो ये काम कर देंगे, बैंक के पास तो डिपॉजिट आएगा, बट स्टॉक मार्केट में जो पैसा जा रहा है वो बंद हो जाएगा। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप हमारे ऊपर बोझ ना बने, आप बाजार में पैसा लगाएं एंड लेट द मार्केट ग्रो। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? तो अगर मैं किसी से बोलूं, किसी से मतलब आपसे नहीं, किसी अनपढ़ इंसान से, एसबीआई का शेयर खरीद लो और 5-10 साल बढ़िया इन्वेस्टमेंट करो, लगभग 14% पर एनम के रेट से, गारंटी नहीं है, आई रिपीट, स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं है, बट लगभग बढ़ जाएगा। वो अनपढ़ इंसान क्या कहेगा? अरे नहीं भाई, स्टॉक मार्केट तो गैम्बल है, जुआ है, सट्टा है एंड ऑल दैट, आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट। बट अगर उसको ये बोलो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक 10 लाख रुपए की एफडी करवा दो जो 7.20% इंटरेस्ट देगी, कहेगा हाँ हम चल रहे हैं, सारा काम छोड़ के आपके साथ चला जाएगा। तो कहने का मतलब आपके ऊपर भरोसा है बट आपके घर पे भरोसा नहीं है, या आपके घर पे भरोसा है बट आप पे भरोसा नहीं है। तो भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छा प्रॉफिट कमाएगा तभी तो अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड देगा। जब शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड देगा तो जिनके पास एसबीआई का शेयर नहीं है, दे विल हैव द अट्रैक्शन टू बाय द शेयर, तो शेयर की डिमांड बढ़ेगी जिससे शेयर का प्राइस बढ़ेगा। तो भाई अजब गजब कहानी है। जाते हैं शॉप पे और कहते हैं शुगर फ्री बिस्किट दे दीजिए, शॉपकीपर कह रहा नहीं मेरे पास शुगर फ्री बिस्किट तो नहीं है, अच्छा 2 बॉटल रियल का लीची फ्लेवर जूस दे दीजिए। व्हाट इज दिस न्यूसेंस? बिस्किट शुगर फ्री चाहिए और लीची फ्लेवर जूस ले लेंगे, क्या उसके अंदर शुगर नहीं होती है? शुगर और पानी ही होता है, और कुछ थोड़ा सा केमिकल डाल देते हैं जो लीची की तरह स्मेल करेगा, बट एक्चुअली में वो लीची होता नहीं है। अंडरस्टैंडिंग? एक सर लीची जो अभी डालते आपने हैं। हाँ हाँ उज्जवल जी बोलिए। सर जो अभी आपने बताया कि जो एफडी में पैसा लगाया और स्टॉक मार्केट में, सर स्टॉक मार्केट में तो रिस्क का फैक्टर है ना, एफडी हाँ में ऐसा बिल्कुल कुछ बात नहीं सही है है। उज्जवल जी। मान लीजिए उज्जवल जी मैं आपसे बोलूं दैट आई एम गोइंग टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अन अकेडमी वालों ने एक ब्रांच खोली और मेरे को वहां का हेड बना दिया, और अब मैं आपके लेक्चर्स यूएस से लूंगा, तो क्या आप मेरे से पढ़ना बंद कर देंगे? नहीं सर, जब तक आप इंडिया में तब ठीक, तब आप यूएस चलेगा, हम नहीं पढ़ेंगे सर। तो ये क्या बेवकूफी है? तो आप एसबीआई में सो कॉल्ड एफडी में पैसा लगाने में इंटरेस्टेड है, बट आप एसबीआई का शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। इट इज सिंपली कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? मिथ। समझ में आ गया? अनंत अंबानी के ऊपर विश्वास है बट मुकेश अंबानी के ऊपर विश्वास नहीं, क्या पागलपंती की बात आप कर रहे हैं? तो भाई या तो विश्वास आप दोनों में रखें या तो किसी में ना रखें। तो एसबीआई की एफडी 7.2% दे रही है, दैट इज गारंटी, बट एसबीआई के शेयर में कोई गारंटी नहीं है, ऑब्वियसली बात है कोई गारंटी नहीं। बट मैं बोल रहा हूं विद प्राइवेट एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस, इधर उधर की खबर से,
मिलेगा 14-15% का रिटर्न। भाई ऑब्वियस सी बात है, एसबीआई जब बिजनेस करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, तभी तो इंटरेस्ट देगा ना आपको। तो आपके अंदर ये मिथ है कि एफडी एसबीआई की अच्छी है बट एसबीआई का शेयर अच्छा नहीं है। अगर आप ऐसे बोले कि एसबीआई की एफडी अच्छी है बट रिलायंस का शेयर अच्छा नहीं है, तो मेरे को भाई समझ में आता है। बट भाई एसबीआई की एफडी, अब सिस्टम है कि भाई एफडी पे आपको गारंटी इंटरेस्ट देना है, बट एसबीआई के शेयर पे एसबीआई की कोई गारंटी नहीं है। तो एक फ्रिज खरीद लीजिए 25,000 का विदाउट गारंटी वारंटी, यही सेम फ्रिज ले लीजिए 40,000 का विद 1 ईयर गारंटी। व्हाट इज बेटर? मैं तो खरीद लूंगा 25 वाला, मैं खरीद लूंगा 25 वाला, उसी कंपनी का तो है। 15,000 रुपए सिर्फ गारंटी का आपसे हम चार्ज कर रहे हैं, उसका इंश्योरेंस करा लीजिए। व्हाट इट क्लियर? अभी मैंने एक टिकट कराना था, तो मैंने चेक किया कि ये वेटिंग लिस्ट है, कंफर्म होगा कि नहीं। तो बच्चों IXIGO के ऐप पे एक ऑफर था कि 300 रुपए एक्स्ट्रा पे करिए, अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ हम डबल पैसा आपको वापस लौटाएंगे। मंदिर तो खोल के रखा नहीं है IXIGO ने जो चंदा बांटेंगे। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है कि टिकट पक्का कंफर्म हो जाएगा। तो मैंने IXIGO से ये डेटा यूज किया और IRCTC की वेबसाइट पे वेटिंग लिस्ट 12 टिकट करा ली, क्योंकि जब IXIGO डबल पैसा दे रहा है तो इसका मतलब ये पक्का कंफर्म होगी टिकट। तो आप तो ये भी ऑफर लाते हैं कि आप भी 100-200 रुपए ज्यादा दे दीजिए और अगर बाई चांस आप टिकट कैंसिल कराएंगे तो आपको पूरा पैसा रिफंड मिलेगा। हाँ ठीक है, पूरा पैसा रिफंड मिल जाएगा ना, क्योंकि उनको पता है कि आप कैंसिल कराएंगे तो दूसरा उनको पैसा देने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। ये उनकी मैथमेटिक्स है चिल्ड्रन, ये मैथमेटिकल मॉडल्स, मैथमेटिकल मॉडलिंग में सब सिखाया जाता है, इसी से कंपनीज बिजनेस करती हैं। और अनपढ़ टाइप के लोग IXIGO से बुकिंग कर लेंगे, हमारे आपके जैसे पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट वहां का डेटा यूज करेंगे और खरीदेंगे यहीं पे, तो पैसा भी नहीं दिया एक्स्ट्रा 300, और हमें पता है कि टिकट कंफर्म होगा ही होगा। 1% चांस मान लीजिए, 1% कि ना कंफर्म हुआ, तो कैंसिल पे वैसे ही पूरा पैसा आ जाएगा, वहां पे भी पूरा पैसा आ जाता, जर्नी तो दोनों केसेस में कैंसिल होती ना। बात समझ में आ गई चिल्ड्रन? तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि हमने इतना लिबरलाइज कर दिया है मार्केट को, कोई चाहे जितना चाहे उतना पैसा लगा ले, तो प्लीज हमारे ऊपर बोझ मत बनिए, हमारे बैंक्स में पैसा मत लगाइए, जाइए मार्केट में पैसा लगाइए। तो इंडिया में बच्चों हार्डली 3% ऑफ द पीपल आर देयर हु इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, बट यूएस में 40% से ज्यादा इन्वेस्टर्स यूएस के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। और कहीं हमारे देश में इतना लगाएं तो सोचिए 3% में इंडेक्स 70,000 टच करने के करीब है, जब 40% लगाते तो फट जाएगा सिस्टम पूरा का पूरा, कंप्यूटर धुआं फेंक देंगे। ओके, समझ में आ गई कहानी? कोई क्वेरी? तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज लिबरलाइजेशन चिल्ड्रन? तो पहले तो सिर्फ IRCTC था जिसके थ्रू लोग रेलवे का टिकट बुक करते थे, अब तो इतने एप्स आ गए हैं। तो दिस इज ऑल ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। सिर्फ इंडियन रेलवेज का थोड़ा सा घटिया टाइप का खाना ही ट्रेनों में मिलता था, बट नाउ गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड वेंचरिंग विद प्राइवेट सेक्टर रेस्टोरेंट्स लाइक पिंड बलूची एंड ऑल दैट, और कहीं कहीं तो ताज तक की केटरिंग होती है चिल्ड्रन ट्रेन में। व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? दो शब्द हैं बच्चों आपको एक साथ मिलेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन। इसके ऊपर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। आपने बच्चों मारुति कार्स के बारे में सुना होगा। इंडिया में संजय गांधी जी जो इंदिरा गांधी जी के बेटे थे, उनका सपना था कि भाई टाटा, रतन टाटा जी की तरह कि हर इंडियन के पास अपनी कार होनी चाहिए। तो 1982 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अपना पैसा लगाकर बिजनेस कंपनी सेटअप की, ऑटोमोबाइल कंपनी, whose name was Maruti Udyog Limited, partnered with Suzuki of Japan. और let us take a small hypothetical number, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। कितने का चला? 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन, समझ में आया? 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट को लगा कि अब ये बिजनेस अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है और अब हमें इसे और ज्यादा कैरी अप करने की जरूरत नहीं है। एट दैट टाइम द कंपनी हैड अ रेप्यूटेशन इन द मार्केट ऑफ 1000 करोड़। 100 करोड़ रुपए प्रॉफिट ऐड होते 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 कैपिटल 1000 करोड़ बन गई। तो गवर्नमेंट ने प्लान किया इस 1000 करोड़ रुपए को 100 में डिवाइड करेंगे and 10 crore number of what
शेयर्स मार्केट में बेचेंगे। किसको? आपको और हमको। और तब ये गवर्नमेंट कंपनी से कन्वर्ट होके क्या बन गई? एक पब्लिक कंपनी। एंड द नेम ऑफ द कंपनी वाज रिवैम्प्ड, चेंज्ड, कॉल्ड एज मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। तो अर्लियर इट वाज मारुति उद्योग लिमिटेड, नाउ इट इज कॉल्ड एज मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। तो सेम इज द केस। तो किया क्या? गवर्नमेंट ने अपने पैसे निकाल के आपके पापा मम्मी के पैसे लगवा दिए। दिस पैसा निकालने वाला प्रोसेस इज डिसइन्वेस्टमेंट, बिकॉज अब ये गवर्नमेंट हैंड से कंट्रोल नहीं होगी, प्राइवेट पीपल विल कंट्रोल दिस। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन। अभी रिसेंटली पीपल मस्ट हैव हर्ड टाटाज ने एयर इंडिया को खरीद लिया। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन। समझ में आ गया? सो 1991 के पहले चिल्ड्रन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो थे वो आज भी चल रहे हैं, जो बहुत प्रॉफिटेबल थे। इंडियन ऑयल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जो प्रॉफिटेबल दुकानें थी वो गवर्नमेंट ने किसी को नहीं दी। और जो लॉसी थी, जो गवर्नमेंट से संभल नहीं थी, वो गवर्नमेंट ने अडानी अंबानी आपको हमको जैसे ऑफर करके बेच दी। एयर इंडिया में लॉस हो रहा था। क्यों लॉस हो रहा था? कि भाई उनको तो एज अ गवर्नमेंट कंपनी फ्लाइट चलानी है, चाहे 100 प्लेन्स में 5 वैकेंसी हो या सो कॉल्ड 95 वैकेंसी हो। 95 सीट खाली हो तब भी प्लेन उड़ेगा, 5 खाली हो तब भी। वेयर प्राइवेट एयरलाइंस क्या करती हैं? जब लॉन्ग टर्म लगता है कि कोरा है, टिकट कैंसिल होगा, पैसा वापस देना पड़ेगा, वो फ्लाइट ऑपरेशन ही वहां तक का बंद कर देती है। गवर्नमेंट से कहती है हमारी लाइसेंस फीस 2 महीना आगे कैरी फॉरवर्ड कर दो, हम आपका एयरपोर्ट यूज नहीं करेंगे। और आपको एक पते की बात और बताता हूं चिल्ड्रन, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, ये क्यों तरक्की करते हैं? इनके डायरेक्टर्स बीएसएनएल से बोलते हैं जरा अपना स्विच थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, आपका नेटवर्क खराब होगा तभी लोग हमारा खरीदेंगे। ये भी बड़ी कहानी रहती है। इसलिए यूज करता ना, वो सिग्नल उनके बेकार आते हैं, बेकार करवाए जाते हैं बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के थ्रू। सो पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन? तो जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज डाइवर्सिफिकेशन जहां पे था, जहां पे प्रॉफिट नजर आ रहा था, वो अपने पास रखा और बाकी बेच दिया। Understood? So due to low efficiency, mounting losses, mismanagement, lack of accountability, corruption and excessive political interference, children, underutilization of productive capacity, inefficient management, इन सब रीजन से हमारी मैक्सिमम पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या हो गई? बैंकक्रप्ट हो गई और अल्टीमेटली बंद होने की कगार पे आ गई। तो गवर्नमेंट ने सोचा या तो इनको बंद करो, प्राइवेट सेक्टर्स को ऑफर किया कि भाई आप अगर इसको कॉम्पिटिटिवली चला लें तो आप इसको ले लीजिए और आप इससे पैसा कमा लीजिए। ओके, प्लीज अंडरलाइन दीज पॉइंट्स क्विकली चिल्ड्रन। सो पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन व्हाट वाज द रीजन ऑफ ओनरशिप ऑफ मेनी पीएसयूज ग्रेजुअली सोल्ड ऑफ टू प्राइवेट सेक्टर? तो यहाँ पे ओनरशिप ऑफ मेनी पीएसयूज नहीं, ओनरशिप ऑफ मेनी लॉस मेकिंग पीएसयूज वर सोल्ड। समझ में आ गया? अभी सुब्रत राय सहारा जी की डेथ हो गई, इन्होंने लालू प्रसाद यादव जी को बोला था कि आप हमें रेलवेज दे दीजिए, जो आपकी कॉस्ट आती है 20% प्लस करके हमसे आप हर साल के साल पैसा ले लिया करिए। तो लालू प्रसाद यादव जी ने बोला भाई हाउ इज इट पॉसिबल, हम एज अ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसमें प्रॉफिट नहीं ला पा रहे हैं, आप कैसे प्रॉफिट लाएंगे? ही सेड भाई कॉमन सेंस की बात है, क्या आपकी कोई भी ट्रेन खाली जाती है? नो, सब ओवर क्राउडेड जाती है। तो आपके जो ऑफिशियल्स हैं वो चोर हैं, वो पैसा अपनी जेब में रखते हैं उन पैसेंजर्स का जिनके पास टिकट नहीं होता। तो आप इन पैसेंजर्स को विदाउट टिकट ट्रैवल मत करने दीजिए, बट इस पे आप कैसे रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे? अपने टिकट कलेक्टिंग स्टाफ को बोलिए हम आपको इंसेंटिव देंगे, 1 लाख रुपए के WT अगर पकड़ के लाओगे तो 20,000 का इंसेंटिव प्लस प्रमोशन। तो टीटी अंकल ने क्या सोचा कि अब मैं पैसा अपनी जेब में नहीं रखूंगा, मैं टिकट काटूंगा क्योंकि उससे मेरा प्रमोशन होगा। तो जब रेलवे को ऑटोनॉमी दिया गया चिल्ड्रन, इट इनएडवर्टेंटली अर्नड ह्यूज प्रॉफिट्स। और सबसे बड़ा झूठ आजकल IRCTC की टिकट पे क्या लिखा होता है? इंडियन रेलवेज कवर ओनली 57% ऑफ द ट्रैवल कॉस्ट। जुट्टे हैं वो 157% एक्चुअली में। समझ में आ गया? कोविड के बाद से सीनियर सिटीजन कोटा एंड ऑल दैट हैव बीन क्लोज। और अगर लॉस हो रहा है, सेल इट टू सम अडानी और अंबानी, काहे चला रहे हो? सुपर प्रॉफिट की दुकान है, सुपर प्रॉफिट की। तो लेकिन वो स्टेटमेंट दिखाता है कि लॉस में जा रही है। सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ, सब झूठ, सब झूठ, सब झूठ है, सब झूठ है, कोई लॉस नहीं है। गॉट इट क्लियर? वो सिर्फ अपने टिकटिंग का लॉस दिखाते हैं, ट्रैफिक और टिकटिंग का लॉस। जो IRCTC पैसा कमा के दे रहा है उनको,
जो रेलवे एडवर्टाइजमेंट की अदर इनकम कर रहा है वो, उन सबको मिला लीजिए, बहुत प्रॉफिट है। ट्रेन में एडवर्टाइजमेंट है, गॉट इट क्लियर, रेलवे स्टेशन पे एडवर्टाइजमेंट है, तो वो सब हिसाब किताब इनका अलग रहता है। सिर्फ टिकटिंग का लॉस दिखाते हैं, एक्चुअली में वो भी लॉस नहीं है। तो मैंने एक वीडियो देखी थी, जैसे आज स्टेशन बना, हाँ तो उसमें जो लोहा लगता है, हाँ वो 20 साल बाद स्टेशन को स्क्रैप हो जाएगा, तो उसके लिए तो वही कॉस्ट रिकवर कर लेते हैं लोग। हाँ, वो कर देते हैं, हाँ सिंपल, कोई लॉ मतलब कोई लॉस नहीं, कोई लॉस नहीं है। एंड इवन अगर आज हमने किसी स्टेशन को बनाने में लेटस से बच्चों 100 करोड़ खर्च किए, तो हर साल उसका लगभग 10%, 5% अपनी टिकट की कॉस्ट में जोड़ के आपसे कवर करते रहते हैं। Got it clear? लोहा ऐसा लगाते हैं कि सर स्क्रैप वैल्यू इसकी इतनी अच्छी रहती है हाँ हाँ, कि आधा रिकवर हो जाता है। सिंपल एज दैट। मोटा लोहा होता है ना, जल्दी खराब थोड़ा होता है। Yes, sir. चलिए, ग्लोबलाइजेशन चल रहा है। सो 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में सबसे इंपॉर्टेंट था ग्लोबलाइजेशन, बट यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई। ग्लोबलाइजेशन मेंट कि हम इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करें और एक्सपोर्ट को प्रमोट करें। तो हमने इंपोर्ट रेस्ट्रिक्ट करने वाली बात तो समझ ली, बट हम एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं कर पाए। सो यहाँ पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा पीछे रहना पड़ गया। सो इट बेनिफिट फ्रॉम फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज थ्रू अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी बनाई, जिससे हर उस चीज को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने लग गए जिसको कभी पहले हम इंपोर्ट किया करते थे। तो उससे उतना एडवांटेज नहीं हुआ। रादर व्हाट वी कुड हैव डन लाइक चाइना, we could have produced goods which are demanded in Russia, which are demanded in Gulf, which are demanded in US. चाइना ने यही किया। चाइना में गणेश जी भी चांदी के बनते हैं, इंडिया आते हैं, इंडिया में उनको कलर किया जाता है और यहाँ ज्वेलरी शॉप पे बेच दिया जाता है। तो अल्टीमेटली कमाया किसने? चाइना ने। गॉट इट क्लियर? जो कॉस्मेटिक हेयर क्लिप होता है गर्ल्स का, 10 रुपए में बनता है चिल्ड्रन, जो इंडिया में 150 रुपए में बिकता है। इंडियंस बनाने लग जाए तो 25 रुपए से कम का बनेगा नहीं। इंडिया में सस्ती से सस्ती इलेक्ट्रिक व्हीकल चिल्ड्रन विदाउट लाइसेंस कितने की मिलेगी? 45 से कम आपको नहीं मिलेगी, 40 मान लीजिए। चाइना में इट इज अवेलेबल एट 15,000। alibaba.com वेबसाइट देख लीजिएगा, 3,800 रुपए में चिल्ड्रन 32 इंच एलईडी टीवी मिलेगा। मिनिमम 500 पीसेस आपको ऑर्डर करने पड़ेंगे। गॉट इट क्लियर? 500 में से मान के चलिए 100 पीस खराब निकल जाएगा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। 25% खराब निकला, 3800 वाला टीवी कितने का पड़ेगा? 5,000 का। यहां पे आएगा डिब्बे के अंदर स्टिकर लगवा लीजिए, उस पे TU का, VU आता है अमेजोन पे, VU का टीवी बिकता ना, TU, या मेरे नाम से बेचिए संकट मोशन टीवी। कितने रुपए में? 6,999। तब भी 2,000 रुपए आपने कमाए। और अगर वारंटी देना चाहते हैं तो इसका थोड़ा नाम हम और बढ़िया कर दीजिए, इसको बेचिए 8,999 में। समझ में आई बात की नहीं? क्या? सब कुछ सस्ता है, सब कुछ सस्ता है, सब कुछ सस्ता है। हाँ ऑब्वियस सी बात है, 500 टीवी में 100 टीवी खराब जरूर हो जाएगी आपकी। और अगर आपको थोड़ी अच्छी क्वालिटी की चाहिए तो आपको एक टीवी लेटेस्ट से चाइना वाले ही 5,000 रुपए में देंगे, जिसको इंडिया में आप 12,000 में बेचेंगे। गॉट इट क्लियर? सो आई इन माई ऑफलाइन क्लासरूम वेयर क्लासेस आर प्रेजेंटली बीइंग कंडक्टेड, यहाँ पे आपको एक सैमसंग का टीवी मिल जाएगा। ये मैंने चिल्ड्रन खरीदा था जस्ट एट अ प्राइस ऑफ 33,000। आई पेड 5,600 एक्स्ट्रा फॉर 4 ईयर एक्सीडेंटल वारंटी। अब ये 33,000 का टीवी एंड्रॉइड 13 है चिल्ड्रन, समझ में आ गया? और ये मैंने कब लिया था? 1.5 साल पहले, जिसमें आज तक सोनी ने एंड्रॉइड 13 नहीं निकाला। एंड इट डजंट कम्स विद अ इंफ्रारेड रिमोट, ये ब्लूटूथ रिमोट है। ब्लूटूथ रिमोट में इस तरफ भी अगर ऑपोजिट एंगल भी करके बटन ऑफ करूंगा ऑफ हो जाएगा। और अभी रिसेंटली मैंने TCL का टीवी खरीदा, वो भी चाइना से ही बन के आया, इससे महंगा है बट उसमें ब्लूटूथ रिमोट है ही नहीं। गॉट इट क्लियर? तो सोचिए चाइना कितनी आगे है। आई गॉट इट फ्रॉम रिलायंस डिजिटल। गॉट इट क्लियर? और इसका डिस्प्ले सो कॉल्ड, इसके पहले मैंने एक टीवी लिया था थॉमसन का, वो फुल HD है और ये अल्ट्रा 4K है। 4K का डिस्प्ले फुल HD से नीचे चलता है। गॉट इट क्लियर? तो अगेन बस यही सब चीजें हैं कि आपको चीजें वहां बहुत अच्छी मिलेंगी, सस्ती मिलेंगी, महंगी मिलेंगी, जो क्वालिटी आपको चाहिए। क्योंकि चाइना ने फोकस किया कि जो हमारे यहाँ खपता है उसको तो हम बनाएंगे, दूसरे की जो डिमांड है हम उसको भी पूरा करेंगे। गॉट इट क्लियर? हम इंडियंस बस यहीं पे थोड़ा पीछे रह गए, ये हमारे गवर्नमेंट्स की प्रॉब्लम थी। सर यहाँ पर तो जो डिमांड होती है वो भी चाहते हैं कि बाहर से ले लें हम भी। हाँ, सिंपल एज दैट। तो अकॉर्डिंगली इट परस्यूड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड आल्सो बाय रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटी, रिमूविंग क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड। कहीं लिखा है बच्चों? और बाय प्रोवाइडिंग बेटर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज? नहीं लिखा। यहीं पे बस चाइना हमसे आगे चला गया।
तो आई हैड अ स्टूडेंट जिसका ये कॉस्मेटिक्स का होलसेल का इंपोर्ट का बिजनेस है, तो ही टोल्ड मी, अभी पिछले हफ्ते ही मिला था, कह रहा सर ये हेयर क्लिप जो आप मेरी दुकान पे देख रहे हैं, मैं इसको पब्लिक को 190 में बेचता हूँ, आपके परिवार को चाहिए तो मैं 40 में ही दे दूंगा, क्योंकि मेरी लैंडिंग कॉस्ट 35 रुपए है, और चाइना से जिस फैक्ट्री से हम खरीदते हैं 10 रुपए का चलता है। तो इंडिया में ढेर सारे बायर्स हैं, कितने पीस खरीदने पड़ेंगे? 2 बड़े कंटेनर, एक एक कंटेनर 5-5 करोड़ रुपए का है, उसमें लाखों हेयर क्लिप्स आएंगे इस तरह के, और यही बच्चों फ्लिपकार्ट पे सो कॉल्ड 220 रुपए में बिक जाता है, लोकल शॉप पे 350 रुपए का ज्वेलरी सेट बिक जाता है। चाइना से चलते समय इसकी कॉस्ट 1/8 होती है बस। तो 1/8 मतलब 12.5% कॉस्ट, लगभग 30-40% इंपोर्ट ड्यूटी, जिसके थ्रू आप इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि सबको तो इंपोर्ट लाइसेंस मिलता नहीं है। तो जिनके पास पुराने इंपोर्ट लाइसेंस हैं, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी कि भैया मेरा चाइना से कंपार्टमेंट कह रहा हूं, चाइना से मेरा कंसाइनमेंट आना है, हेयर क्लिप का या सो कॉल्ड कैलकुलेटर का या डिजिटल पेन का या कैलकुलेटर का या मोबाइल फोन के स्टैंड का, तो मेरा टोटल कंसाइनमेंट 100 करोड़ का है। द पर्सन जिसके पास इंपोर्ट लाइसेंस होगा कहेगा ठीक है 5% मेरे को दे दो, क्योंकि मेरे लाइसेंस पे सामान मंगवाओगे और तुम्हारे पास तो लाइसेंस ही नहीं है, तो या तो सरकार से आप लाइसेंस ले लीजिए, लाइसेंस लेने में सालों लग जाएंगे, आपको घूसबाजी भी करनी पड़ेगी। तो 100 करोड़ के कंसाइनमेंट में 5% आपने उसको दे दिया, 40% 50% मान लीजिए इंपोर्ट ड्यूटी लग गई, तो 100 रुपए का सामान कितने का पड़ेगा? 155 का या 500 रुपए में बिकता है। गॉट इट? दिस रिस्ट वॉच फायर बोल्ट 2000 की ली थी मैंने चिल्ड्रन, अब 1600 की हो गई है। ये चाइना से कितने की चली होगी? 300 रुपए की, नॉट मोर देन दैट, नॉट मोर देन दैट। 7 गुना 8 गुना प्राइस लेस होता है। स्पोर्ट शूज जो इंडिया में 1000 रुपए की एमआरपी होती है, वो डीलर 650-700 रुपए में दुकानदार को बेचता है, चाइना से 250 रुपए में आता है वो। और अगर आप बल्क बायर हैं, थोड़ी अच्छी जान पहचान है, तो कोई भरोसा नहीं 175 में मिल जाए आपको। लॉजिक अंडरस्टूड? कपूर जी मैं सही बोल रहा हूँ एकदम? तो चाइनीज सामान बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता। बस एक वायरस उनका ऐसा था जो इतना लंबा चल गया, बाकी तो चलता भी नहीं है। तो इंडिया में यही प्रॉब्लम थी। क्या हुआ? हाँ, एवरीथिंग एवरीथिंग, इवन जी जेली करके एक कंपनी है चिल्ड्रन जो चाइना में कार बनाती है, 1.5 करोड़ रुपए की मर्सिडीज इंडियन करेंसी में जो है, चाइना में 35 लाख की मिल जाएगी आपको। ऊपर से देखने में एकदम मर्सिडीज होगी, अंदर इंजन मारुति स्विफ्ट का लगा होगा। आई माई सेल्फ वेंट टू दिल्ली ईयर्स अगो, डेट भी ठीक से याद नहीं है, 7,000 रुपए में चिल्ड्रन आईफोन मिल रहा था, वो शायद 3 या 4 रहा होगा। व्हेन आई स्विच्ड इट ऑन, उसके अंदर एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम था। ऐसी भी कंपनी यहाँ पे। चाइना में जब आईफोन 8 लॉन्च होने वाला था, पिक्चर्स लीक हो गई, चाइनीज कंपनी ने एप्पल के ऊपर केस कर दिया, इन्होंने हमारा डिजाइन चोरी किया है। ऐसे ऐसे कलाकार हैं वहां पे आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो सिक्योर्ड नहीं है जरा भी। यही काम इंडिया में अगर पहले हो जाता तो शायद हमारे यहाँ एक्सपोर्ट हाउस बहुत तरक्की करता। देयर इज अ कंपनी जो गल्सर के नाम से मोटरसाइकिल बना के श्रीलंका को एक्सपोर्ट करती है। तो बजाज पल्सर स्टार्ट होती है 75-80,000 से, गल्सर 25,000 बिक जाती है श्रीलंका के अंदर। हाँ, बिक जाती है वहां पे, इतना सस्ता है। तो इंडियंस वर देयर टू मेक ह्यूज प्रॉफिट्स, वॉल्यूम बिजनेस पे कभी ध्यान दिया ही नहीं इन्होंने। सर अभी भी तो आत्मनिर्भर भारत कहते हैं, लेकिन कहते हैं बट उतना ज्यादा है नहीं। बेसिक थिंग इज दिस कि चाइना इतनी आगे निकल चुका है, इतनी आगे, हम चाह भी लें तो उसे कॉम्पीट नहीं कर सकते। हर चीज तो बनाते हैं वो लोग, हर चीज। हम आज फैक्ट्री लगाएंगे, आज प्रोड्यूस करेंगे, हमें मार्केट ढूंढनी पड़ेगी, तो हम बस वही तरक्की कर पाएंगे जहां पे चाइना से लोग सामान नहीं खरीदना चाहते। जैसे यूएस नहीं खरीदना चाहता, ठीक है, कोल्ड वॉर टाइप चलता ही रहता है। रशिया नहीं खरीदना चाहता, गल्फ में काफी सामान चाइनीज बिकता है, बट हमारे मोदी जी दोस्ती यारी मजबूत कर रहे हैं, तो वो नया मार्केट है हमारे लिए। बट अगेन द प्राइवेट बिजनेसमैन वुड से व्हाट, भाई चाइना सामान सस्ता आ रहा है, हम आपसे क्यों खरीदें? व्हाट इट क्लियर? चलिए खैर, एग्रीकल्चर की कहानी मेरी जुबानी हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में चलन। तो सबको लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन समझ में आ गया? कोई क्वेरीज तो नहीं है?